आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने जो नियमावली है उसको लागू कर दिया है और इसके साथ ही वेब पोर्टल लॉन्च। तो समान नागरिक संहिता की नियमावली जिसको लागू कर दिया गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आज प्रदेश में लागू हो रहा है, मुख्यमंत्री धामी, उनके साथ में अन्य मंत्री भी वहां मौजूद। बेहद ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि देश में पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है जहां पर यूसीसी लागू हो गया है। सभी जन के लिए समरसता और समानता की भावना के लिए यह कानून लागू किया गया है, जिसमें सभी को एक ही कानून अब मान्य होगा और समान तौर पर सभी को न्याय मिलेगा। तमाम भेदभाव अब खत्म हो जाएंगे। तो सभी के हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये नियमावली, ये कानून जो कि यूसीसी से जुड़ी हुई है, ये लागू कर दी गई है प्रदेश में। तो यहाँ पर जो वेब पोर्टल बनाया गया है यूसीसी के लिए, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, वो भी लॉन्च और इसके साथ ही नियमावली भी लागू कर दी गई है। हालांकि कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री धामी ने नियमावली जारी की थी और लगभग 2.5 साल से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंथन हो रहा था, चर्चा हो रही थी, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई, हर एस्पेक्ट के साथ में मंथन हुआ है और उसके बाद ये कानून अब जाकर लागू हुआ है। तो देखिए, वेब पोर्टल लॉन्चिंग का ये वक्त, ये सुनहरा मौका, और शायद सुनहरे अक्षरों से इतिहास में भी अब ये लिख जाएगा क्योंकि ये वो वक्त है, वो क्षण है जिसमें देश में पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता कानून जिसको लागू कर दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन को लेकर जो बिंदु बनाए गए हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा वेब पोर्टल में, अब वो भी लॉन्च कर दिया गया है, नियमावली लागू कर दी गई है। अब तमाम जो प्रदेश के नागरिक हैं उन सभी के लिए एक ही कानून होगा, सभी को एक ही कानून के तराजू में नापा जाएगा, सभी को उसी हिसाब से न्याय मिलेगा। चलिए, इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा हम सभी लोग हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज आपके सामने यूसीसी को सौंप दिया गया है एक तरह से। अब जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि वे हम सब के बीच में अपनी बात रखें, अपना आशीर्वचन हम सभी लोगों को देने का कष्ट करें। समान नागरिक संहिता आज लागू हो गई है। उसके बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर आज इस कार्यक्रम में आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में सभी हमारे कैबिनेट के सहयोगी गण आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, गणेश जोशी जी, श्री सुबोध उनियाल जी, रेखा जी, सौरभ जी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, और जो नियमावली बनी और ड्राफ्ट कमेटी बनी, नियमावली बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष के नाते और ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य के नाते हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से मैं समझता हूँ कि अभी और समय भी होता तो वो 2-3-4 घंटे अच्छे से बोलते हैं इसमें। आप सब लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा। हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, राज्य सरकार में हमारे सभी दायित्ववान, सभी वरिष्ठ महानुभाव और ड्राफ्ट कमेटी और नियमावली कमेटी दोनों में ही जिन्होंने बहुत परिश्रम किया। अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने बताया, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी,
और मनु गौड़ जी, सच में एक बार मैंने इनसे नहीं, इनकी श्रीमती जी से, बहन जी से पूछा एक दिन कि इनका वजन इतना बढ़ गया है। मुझे चिंता हुई इनकी, मेरे मित्र भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि रात में ये 1, 1:30, 2 बजे खाना खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो रात तक जो है ऑफिस में बैठे रहते हैं, बाहर कुछ खाते नहीं हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितना इन्होंने परिश्रम किया होगा। और अजय मिश्रा जी हमारे वहाँ दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर का भी काम देखते हैं, उसके अलावा अनेक अन्य विभागों में भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा आज इन सब लोगों के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि आज ये हमारा ऐसा कार्यक्रम है कि सभी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। वैसे तो आपने गागर में सागर भर दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे भी बोलना चाहिए। तो इन्होंने भी जो है, चाहे हमारी इस कमेटी से संबंधित अनेक मीटिंगें दिल्ली में हों, पूरी कमेटी को उसका संयोजन करके सबको एक स्थान पर लाना हो, अनेक काम इन्होंने किए। और सच में आपने कम बोला, इससे भी ज़्यादा इन सब लोगों ने काम किया है। अमित सिन्हा जी ने भी इसमें जो है बहुत योगदान दिया, और जैसा आपने बताया आईटी से लेकर नियम बनाने में, नियमावली बनाने में अपना बड़ा योगदान सबने किया। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ आनंदवर्धन जी, डीजीपी साहब, सभी हमारे सुधांशु जी, हमारे गृह सचिव श्री शैलेश जी, लगातार इसका इन्होंने भी एक तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया। और बहुत बार बहुत टेक्निकल चीज़ें थी जो कई बार आप लोग उसको चाहते थे इसको अच्छा होने के लिए, ये भी सोचते थे कि उसको अच्छा करें, धक्का मुक्की भी होती थी छोटी मोटी वो मैंने अब उसको दूसरे तरीके से कहा है। तो अनेक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किया, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे आए हुए अतिथिगण, और हमारे सभी मीडिया के सभी मित्र, राज्य के भी और राज्य से बाहर से भी जो हमारे नेशनल मीडिया के लोग भी आए हैं, उन सभी का, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मैं सभी का आज इस ऐतिहासिक अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में और इसके मुख्य सेवक सदन में जो पहले आए होंगे उनका स्वागत है, और जो पहली बार यहाँ आए हैं उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये दिन, जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है, और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया, और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा, और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि
अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में, इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है। और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का ये पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में आज हम इस कानून को देवभूमि में लागू करने में सफल हुए हैं। साथ ही मैं इस कानून को धरातल पर उतारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मैंने शत्रुघ्न सिंह जी का और मनु जी का और सुरेखा जी का, अजय मिश्रा जी का, आपका तो मैंने यहाँ से नाम किया ही था, लेकिन अभी रंजना प्रकाश देसाई जी, तो जिनको मैं बहुत आदरपूर्वक कभी दीदी भी कहता था, मुझे बहुत बार ऐसा हुआ शुरुआत के दिनों में जब वो मतलब नया नया जब परिचय हुआ था, उनका भी, और जस्टिस प्रमोद कोहली जी का भी विशेष रूप से उनका धन्यवाद करता हूं। आप पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूं। नियमावली बनाने के सभी सदस्यों का, उनके अध्यक्ष जी का, शत्रुघ्न सिंह जी का, उनका भी, और हमारे विधानसभा के सभी सदस्यगणों का, और न्याय एवं विधायी विभाग से संबंधित सभी अधिकारीगणों का, गृह विभाग, पुलिस विभाग, हमारे सभी विभाग जिनका अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने नाम लिया, आईटी विभाग के लोग हैं, कौन कौन से हैं शैलेश जी, और आईटी डीटी, और सभी विभागों ने और सभी कार्मिकों ने, गार्गी जी का नाम लिया, उनका लिया, नितिका जी का लिया, राम उनियाल जी का लिया, तो और कोई है? हाँ, उन सभी का और सभी संबंधित अधिकारीगणों का, हमारे सभी कार्मिकों का मैं धन्यवाद देता हूं। और ये क्षण मेरे लिए आज सच में बहुत भावनात्मक क्षण है, क्योंकि जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। और सच में तब मैं नया नया इस दायित्व पर आया था, नया नया मुख्यमंत्री की मैंने शपथ ली थी, और 7 महीनों में ही हमको चुनाव में जाना था। उस समय बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि दोबारा से मतलब इस काम को हम आगे बढ़ा पाएंगे या दोबारा सरकार में आएंगे। पर चुनाव से पहले हमने यूसीसी लागू करने का वायदा करते समय मुझे पूरा विश्वास था, और मेरे मन में मेरे कई साथी हैं जो यहाँ पर बैठे भी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं, वो हमारे मित्रों की श्रेणी में भी हैं, तो वो बाद में भी मुझे कहते हैं आज भी कि आपके मन में 1% का भी कोई संशय नहीं था कि दोबारा सरकार में आप नहीं आओगे। लेकिन उस समय बहुत सारे लोग नहीं सोचते थे। दीपम जी, आप यहाँ नहीं थे उस समय। मुझे पूरा विश्वास था कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता
इस देवतुल्य कार्य में हमारा अवश्य साथ देगी। और हुआ भी यही, उत्तराखंड में पहली बार राज्य स्थापना के 22 सालों के बाद पहली बार जो सरकार थी दोबारा वो सरकार आ गई। ये राज्य के अंदर एक राज्य में मिथक बना हुआ था, पहले एक परिपाटी थी कि हर बार सरकार बदल जाती है। क्यों रणबीर जी, आप तो मेरे साथ DIPR के डायरेक्टर थे उस समय, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। थोड़ा हास्य विनोद भी हो जाए, क्योंकि आपकी बातें सुन के थोड़ा लोग जो है अभी हाँ नहीं, लास्ट में तो आपने उसको सरल बना दिया, जो सरलीकरण हमारा मंत्र है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिमाग में जोर पड़ा होगा थोड़ा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? क्यों मुन्ना भाई साहब, आप तो बहुत हमारे संविधान के वो हैं। तो और हमने दोबारा जैसे ही हम सरकार में आए उसके पहले दिन से ही, क्योंकि हमने ये संकल्प लिया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब हम उस चुनाव में गए थे तो हमने कहा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहला एक काम करेंगे, हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पहले दिन से काम करेंगे और पहला निर्णय हम वही लेंगे। और हमने पहला निर्णय वही किया था। हमने अपना काम प्रारंभ कर दिया और आज वो दिन आ गया, आ ही गया। लगभग 3 साल हो गए। मुझे याद है कि 12 फरवरी 2022 को मैंने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और लगभग 3 साल होने को है। और वो दिन आज, उस दिन की जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हुई, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। भाइयों बहनों, अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। हमारे मीडिया के मित्र, मुझे बीच में, मैं दिल्ली के चुनाव में था तो वहाँ मुझसे मिलने आए थे, तो कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था ऑन कैमरा कि आपने इसमें से जनजातियों को अलग कर दिया है, तो ये समान नागरिक संहिता कैसे है? अब मैं थोड़ा टेक्निकल भी हो गया आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी, क्योंकि आप लोगों को तो लिखना पढ़ना होता है और सब बनाना होता है, वो फेस तो हम ही लोगों को करना होता है, जवाब हमको ही देना होता है। तो हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे कि उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। और वैसे हमारी ड्राफ्ट कमेटी जब उनके पास गई थी तो उन्होंने कहा था उस समय कि हमारी जो पहले इस प्रकार की जो भी बातें थी, अब हम उस तरह से नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी अगर हमको कुछ समय दे दिया जाए तो भारत के संविधान में जो विशेष उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, उसी के अनुरूप ये ड्राफ्ट बनाते समय ड्राफ्ट कमेटी ने उसका ड्राफ्ट में उन सभी प्रावधानों को किया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी
धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। बार बार ये बात भी आती है कि साहब, क्यों शादाब शम्सी जी, बार बार ये बात आती है कि जो है ये किसी को टारगेट किया जा रहा है। ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों को समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। और इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख मुस्लिम देशों में सहित दुनिया के सभी सभ्य देशों में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। ये शायद कम लोगों को जानकारी होगी। काजमी साहब, आप बहुत बोलते हो हमारी तरफ से टीवी में ना, आप लोग सब इनको सुनते होंगे। काजमी साहब को, मुफ्ती मोहम्मद कासमी साहब हैं ये हमारे, तो ये आपको बार बार पक्ष रखना पड़ता है, सादाब जी को रखना पड़ता है, अन्य लोगों को रखना पड़ता है। तो ये पूरे मुस्लिम देशों सहित दुनिया के अधिकांश देशों में ये संहिता लागू है। इस कानून द्वारा सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह और विवाह विच्छेद तो समझ गए ना, उसको डिफाइन तो नहीं करना है कोई आप लोगों को, भैया बाद में मत कहना, क्योंकि अभी अलग अलग से वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूं कि आप लोग अपनी वो उसमें रख लीजिए, सब लोग मीडिया में। नहीं तो क्या होता है सौरभ जी, एक बार फिर एक को मतलब एक भी भाई ने लिया तो फिर मुझे जो है 2-3 घंटे जो है इसी में लग जाते हैं। आज चूँकि कल से राष्ट्रीय खेल भी प्रारंभ हो रहे हैं, तो अभी उसमें भी पूरी रात तक काम करना है, सब लोगों को तैयारी करनी है। विनोद दा, आप लोग तो मेजबान हैं यहाँ पे। तो विवाह विच्छेद एवं उत्तराधिकार आदि से संबंधित नियमों का, इन सभी नियमों को समान कर दिया गया है। जैसे सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कोई कह दे कि साहब जो है हम आनंद कारज करते हैं, हमारे मान साहब बैठे कहाँ गए हो हैं, तो आनंद कारज में कोई बदलाव नहीं, बल्कि आनंद कारज लागू किया है हमने तो इसमें। ये पहले जो है विदेश जाते समय बड़ी परेशानी होती थी। उधम सिंह नगर में बहुत लोग परेशान रहते थे, क्योंकि मैं वहाँ बचपन से रहा हूँ उन सब के बीच में, तो वो सरल कर दिया। कोई अगर निकाह करता है तो निकाह किसी का रोका नहीं गया है जी। जैसे पहले करते थे वैसे ही अब भी करेंगे। क्यों मनु जी, यही है ना, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। और जो 7 फेरे लेते हैं, जो पवित्र बंधन, वो भी चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। और जो मैरिज होती है कहाँ पर, वो चर्च में होती है, वो भी वैसे ही है, उसमें कोई लेकिन सभी धर्मों में एक चीज़ ये जरूर की गई है कि सभी धर्मों में विवाह की जो न्यूनतम आयु है, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। मतलब 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर सभी धर्मों में पति पत्नी को विवाह विच्छेद के पश्चात समान अधिकार देने के साथ ही पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता में संपत्ति के बंटवारे और बाल अधिकारों के विषय में भी स्पष्ट कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत सभी धर्म और समुदाय में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में क्या कोई दिक्कत है? इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में भी किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है। अर्थात प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे, सहायक विधियों द्वारा जन्मे या लिव इन रिलेशनशिप आदि संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों को भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए मृतक की संपत्ति पर उसकी पत्नी, बच्चों एवं माता पिता को भी समान अधिकार प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों,
वर्तमान समय को देखते हुए युवक और युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं युवाओं को सामाजिक समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार उनके माता पिता या अभिभावक को देगा। ये जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। इसके साथ ही लिव इन के दौरान जन्मे बच्चों को भी उस युगल का बच्चा ही माना जाएगा और उस बच्चे को जैविक संतान के समान समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। इसके साथ ही इस कानून के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की भांति विवाह और विवाह विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। हाँ, एक बात हमारे में मीडिया के मित्र बार बार ये एक प्रश्न और करते हैं कि ये लिव इन रिलेशनशिप में आपने उनके बेडरूम तक चले गए हैं, आपने उनकी निजता को समाप्त किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी की निजता को समाप्त करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल उनके जीवन की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। क्योंकि जब लिव इन रिलेशनशिप में जब वो रहते हैं तो बहुत आपस में उनका अच्छा संबंध होता है, लेकिन साथ में रहते हुए कई बार संबंध खराब हो जाते हैं और संबंध खराब होने के बाद मारपीट होती है, हिंसक घटनाएं होती हैं और बहुत बार इसमें हत्याएं भी हुई हैं। आप सबको दिल्ली का एक 2022 का एक केस हुआ था, श्रद्धा वालकर और आफ्ताब, जिसमें 300 लीटर के फ्रिज में श्रद्धा वालकर को काट के उसको डाल दिया गया था। इसलिए हमारा यह भी उद्देश्य है कि अब कोई भी श्रद्धा वालकर जैसी किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ कोई आफ्ताब इस प्रकार की हैवानियत न कर सके। इसलिए हमने ये सब प्रावधान किए हैं। और हमारी सरकार के सरलीकरण के मंत्र के अनुरूप ये पंजीकरण एक वेब पोर्टल के माध्यम से भी अब आगे किया जा सकेगा। हमने समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही इसके क्रियान्वयन हेतु एक प्रभावी एवं स्पष्ट नियमावली को भी लागू किया है और इस नियमावली के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि किसी भी नागरिक को अपना रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई समस्या ना आए। भाइयों बहनों, मुझे इस बात का भी आज गर्व है कि जनसंघ के समय से, देश की आज़ादी के बाद से ही हमारी पार्टी ने जितने भी वैचारिक संकल्प रखे थे देश के समक्ष, वो चाहे कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना हो, 3 तलाक समाप्त करना हो, सीएए का कानून लागू करना हो या भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनवाना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उन सभी संकल्पों को पूर्ण करने में सफल हुए हैं और केवल एक समान नागरिक संहिता का संकल्प बचा था, जिसे आज हमने उत्तराखंड में लागू करके इस संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। मैं आज के इस अवसर पर यह भी घोषणा करना चाहता हूं कि उत्तराखंड में अब 27 जनवरी का दिन समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से पतित पावनी माँ गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश भारत को अपने पवित्र जल से अभिषेचित करती है, जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये उत्तराखंड से निकलने वाली समान नागरिक संहिता की गंगा भी, ये समरस धारा देश के सभी देशवासियों को निकट भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, सभी को लाभ देगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबका, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए, आप सब लोगों ने भाग लिया और ध्यान से सारी बातों को सुना है, आपके माध्यम से जन जन तक जाएंगी। और मैंने आज ये भी कहा है कि राज्य के अंदर मुख्य सचिव महोदया बैठी हैं, राज्य के अंदर इसमें वाद विवाद की प्रतियोगिताएं हों, हमारे विश्वविद्यालय, विद्यालय, सभी जगह हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, चूँकि डीजीपी साहब को मैंने बताया है कि वो भी इसमें इनिशिएटिव लेके सबको जो है
बताएंगे कि आखिर चूंकि क्या है कि अब आज लागू हुआ है तो निश्चित रूप से सबको इसका लाभ मिलना है, अंततः जन जन का ये कानून बनना है, तो इसलिए हमको इस प्रकार के इनिशिएटिव भी लेने होंगे। पुनः सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब क्योंकि यूसीसी पोर्टल पर प्रथम पंजीकृत नागरिक आप बन चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पंजीकरण प्रमाण पत्र सीएस मैम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे भेंट करेंगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यह प्रथम पंजीकरण प्रमाण पत्र आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में इस वक्त देख रहे हैं। और इसके बाद हमारे बीच में 5 नायक और नायिकाएं हैं जिन्होंने सबसे पहले पंजीकरण कराया है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाने हैं। सबसे पहले निकिता नेगी रावत। निकिता नेगी रावत, तो ये हमारी नायिका जिन्होंने सबसे पहले पंजीकृत किया है खुद को। इसके बाद मनोज रावत।